नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं थिंक 360। देश की आजादी को 75 साल पूरे हो चुके हैं। दुनिया के सबसे बड़े संविधान के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। संविधान के इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के सहायक आचार्य यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर दिनेश कुमार गहलोत हैं। दिनेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान दिवस के अवसर पर भारतीय संविधान और उसके जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं पर देश के संदर्भ में। तो आप कैसे देखते हैं दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, जिसमें इतने सारे अनुच्छेद हैं, इतनी अनुसूचियां हैं, इतनी विविध तरह की संस्कृतियों और लोगों को समाये हुए देश को एक किताब से कैसे गवर्न किया जाता है, इस पर कृपया आप अपने विचार में बताएं। पहले तो आपको नमस्कार, आपके श्रोताओं को, दर्शकों को बहुत सारा नमस्कार। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान जो है भारत का संविधान माना जाता है जी। लेकिन जो संविधान जो बनाया गया है उसमें आप अगर भारत की डेमोग्राफी को अगर देखेंगे, भारत में जिस तरह से विभिन्न जातियाँ, विभिन्न धर्मों, विभिन्न संस्कृतियों के जो लोग रहते हैं, तो उन सब की भावनाओं को, उन सब की अपेक्षाओं को, उन सब की आकांक्षाओं को समेटता है भारत का संविधान। दुनिया के जो संविधान हैं जिनके साथ अक्सर हमारी तुलना की जाती है, वहाँ पर इतनी विविधताएं देखने को नहीं मिलती है। इस वजह से भारत के संविधान को काफ़ी विस्तृत बनाया गया। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हमारे यहाँ पर जितनी जातियाँ और संस्कृतियों के लोग एक साथ में रहते हैं, उतना दुनिया में कहीं पर भी नहीं रहते। कुछ दिनों पहले मैंने एक कोट पढ़ा था जिसमें एक कवि द्वारा कहा गया कि यह पुस्तक जब बनी तब मैं पशु था और जब मैं इंसान बना तब तक ये पुस्तक मर चुकी है। क्या भारतीय संविधान को बदलने की आवश्यकता है? देखिए, इस बारे में मैं आपको एक स्टेटमेंट की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। 25 नवंबर 1949 को हमारे संविधान सभा का जो 11वां अधिवेशन चल रहा था, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने ये स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा कि अगर हमारी संसद का 2/3 भाग, 2/3 बहुमत अगर इस संविधान में संशोधन करना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं है जी। अगर 70-72 साल में देश की परिस्थितियों में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है तो ऐसी स्थिति में संविधान में परिवर्तन किया जाना लाजमी है। और वैसे भी हमारा जो संविधान है वो स्टैटिक नहीं है, वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें आप परिवर्तन कर सकते हो। और यही कारण है कि भले ही 75 वर्ष हुए हैं, लेकिन अब तक हमने कॉन्स्टिट्यूशन में 105 अमेंडमेंट कर लिए, तो इसमें कोई दिक्कत नजर नहीं आती है। ये हमारे संविधान की खूबसूरती। कुछ लोग जो है मूल ढांचे को बदलने की बात करते हैं, जबकि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में संविधान पीठ ये निर्णय दे चुकी है कि जो संविधान है उसके मूल ढांचे में किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो क्या मूल ढांचे को बदलने की आवश्यकता महसूस होती है या नहीं? मैं हमेशा सर ऐसा मानता हूँ कि भारत का संविधान जिन लोगों ने बनाया वो कम से कम सामान्य लोग तो नहीं थे। अक्सर मैं उनको एक कवि जैसी भावनाएं व्यक्त करते हुए अक्सर उनको मैं कह देता हूँ कि वो देवदूत थे। और देवदूत कहने का एक बहुत बड़ा कारण है कि देश में जिस प्रकार की परिस्थितियाँ उस समय थी, जिस प्रकार की परिस्थितियों का सामना देश उस समय कर रहा था, मुझे लगता है कि उन परिस्थितियों को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने एक बहुत खूबसूरत संविधान बनाया। कई लोग ये कहते हैं कि भारतीय संविधान कॉपी पेस्ट है जी। कई लोग नहीं कहते हैं। एक्चुअली मैं संविधान सभा में भी इस विषय पर चर्चा हुई है जी। और बिल्कुल संविधान जब बनकर लगभग जब तैयार हो गया था और जब 11वां अधिवेशन जब चल रहा था, तो संविधान सभा के कई सारे सदस्यों ने उस समय भी ये बात कही थी जो आप अभी फरमा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने इसका जवाब दिया और बहुत सुंदर ढंग से जवाब दिया। संविधान में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको हमने अलग अलग देश से लिया है, लेकिन कोई भी संविधान की अच्छी बात किसी भी देश का वो खुद का कोई कॉपीराइट नहीं होता है। अच्छी बातों को ग्रहण करना इतिहास से सीखना है। और अगर हमारा संविधान जब बन रहा था और उस समय हमने दुनिया के विभिन्न देशों के संविधानों की कुछ खूबसूरतियों को अगर ग्रहण किया है, तो मुझे लगता है ये अनुभव से सीखना है, ये इतिहास से सीखना है, ये किसी प्रकार का कट एंड पेस्ट नहीं है। विधायन के सिद्धांत लिखने वाले एक बहुत बड़े विधिशास्त्री हुए हैं आइवर जेनिंग्स जी जी। उन्होंने कहा है भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। तो क्या मानते हैं आप इसको? इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा संविधान का जो निर्माण हुआ उसमें जो मेंबर्स थे उनमें ज़्यादातर सदस्य ऐसे थे जो विधि विशेषज्ञ थे, या फिर आप यूँ कह सकते हैं जिन्होंने LLB कर रखी थी। हमारे संविधान में ऐसे बहुत सारे कठिन शब्द हैं जो बिल्कुल कानून के जो जानकार होते हैं उनको भी समझ में नहीं आते, या वो अपने हिसाब से यूज करते हैं, अपनी सुविधा सफलताओं के हिसाब से। वकीलों का स्वर्ग इसलिए नहीं कि वकील ज्यादा थे, मैं इस हिसाब से कह रहा हूं कि वकीलों के ज्यादा काम आ रहा है।
पॉलिटिक्स में भी वकील आए, जी, तो भी वो इस संविधान के माध्यम से बड़े फायदे में रहे। नहीं, ये एक्चुअली में मुझे लगता है कि देश की जो जनता है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अवेयरनेस का अभाव है, संवैधानिक साक्षरता का अभाव है। वकील इसका मिसयूज नहीं करते। वैसे इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी न्यायपालिका की जिम्मेदारी है, अगर वकील अगर इस तरह की कोई बात भी करते हैं तो न्यायपालिका अंतिम रूप से संविधान का जो फिलॉसफी है उसको देखकर ही निर्णय देती है। तो मुझे लगता है कि भले उसमें कठिन शब्द हो जिसका कई बार लोग फायदा उठा लेते हैं, लेकिन इसे वकीलों का स्वर्ग कह देना ही ठीक नहीं है। इसके पीछे कमी है, और वो कमी है कॉन्स्टिट्यूशनल अवेयरनेस की। जिस दिन संवैधानिक जागरूकता, संवैधानिक साक्षरता हो जाएगी, उस दिन मुझे लगता है कि ये एक मास डॉक्यूमेंट बन जाएगा। और जिस दिन ये मास डॉक्यूमेंट बन गया, मुझे लगता है कि ये जो आलोचना जो की जा रही है, उस आलोचना से भी हम लोग दूर हट जाएंगे। दिनेश जी, आलोचना की बात नहीं है, दुनिया में जो बातें चलती हैं जी, किसी भी विधि को लिखने के लिए जो विधायन के सिद्धांत होते हैं, उसमें एक बड़े विधि शास्त्री हुए हैं जॉन ऑस्टिन, सर जॉन ऑस्टिन को पढ़ते हैं हम, तो वो ये कहते हैं कि विधि संप्रभु का समादेश है, है ना। सुप्रीम अथॉरिटीज ऑर्डर इज लॉ। जी, तो भारत में सुप्रीम अथॉरिटी कौन है? संसद के बनाए हुए कानून को सुप्रीम कोर्ट लौटा देता है, राष्ट्रपति लौटा देता है, राष्ट्रपति के साइन किए हुए कानून को उच्चतम न्यायालय मानने से इनकार कर देता है। जी, तो कौन है सुप्रीम अथॉरिटी? मुझे लगता है कि इसका जवाब हम भारत के संविधान में देख सकते हैं। संविधान की जो प्रस्तावना है, उसके जो पहले शब्द वी द पीपल ऑफ द इंडिया, वो सब कुछ कह देता है। देश उनके पास 5 साल में अपना प्रत्याशी बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हाँ, ये लोकतंत्र में ये कमी तो स्पष्ट रूप से है, निसंदेह रूप से है कि 5 साल हम इंतजार कर सकते हैं। हालांकि एक हमारे बहुत बड़े पॉलिटिकल थिंकर ने भी ये कहा कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प भी नहीं है। तो क्या संवैधानिक सुधारों के माध्यम से ऐसा विकल्प जनता को दिया जाना चाहिए? बेसिकली मैं जिस नजर से देखता हूं, भारतीय संविधान बहुत ही सुंदर और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से लिखा हुआ दस्तावेज है, जिसमें हर वर्ग के, हर विषय के जानकार ने अपनी भूमिका निभाई है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है वो थोड़ा सा मतलब ठीक नजर नहीं आता। उस पे आप क्या करते? खूब बात कही आपने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 24 जनवरी 50 को जब संविधान सभा के 12वें अधिवेशन, जो कि अंतिम अधिवेशन था, अंतिम दिन था संविधान सभा का, उस दिन भी ये बात कही। कोई भी संविधान खूबसूरत या कोई खराब नहीं होता है। एक अच्छा संविधान भी खराब हो सकता है जो इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर अगर उसका ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। और एक बुरा संविधान भी, एक बहुत महत्वपूर्ण शब्दावली है ये, एक बुरा संविधान भी अच्छा हो सकता है जब नेतृत्व अच्छे लोगों के हाथ में हो। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने उस दिन एक शब्द का प्रयोग किया कि योग्य लोग, ईमानदार लोग और चरित्रवान लोगों के हाथ में अगर सत्ता की बागडोर है तो एक बुरा संविधान भी अच्छा संविधान बन सकता है। तो ये जो जवाबदारी यहाँ की जो सुप्रीम अथॉरिटी यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों पे है कि हम अच्छे से अच्छे लोग चुनकर संसद में भेजें और अच्छे से अच्छे लोगों का चयन हम कार्यपालिका या न्यायपालिका के लिए होते हुए देखें उन लोगों द्वारा, तो तभी हमारा संविधान बेहतर बन पाएगा। आप ने जोधपुर विश्वविद्यालय में कई तरह के काम किए हैं संविधान को लेकर। बेसिकली बड़ा क्लिष्ट है, तो लोगों का रस नहीं बन पाता इसको देखने का, इस किताब को। वो बस प्रस्तावना पढ़ के खुश हो जाते हैं, है ना। आरपीएससी या यूपीएससी भी सवाल पूछती है कितने अनुच्छेद है, यह अंदर की बातें नहीं पूछती कि देश कैसे चलता है। इसमें रिट जो आर्टिकल 32 है, मान लीजिए कि न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार, इस संविधान में जो आर्टिकल 32 है जिसमें आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया जाता है, तो उसको डॉक्टर अंबेडकर साहब ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। तो हम इतना तो पढ़ते हैं कि संविधान को आत्मा कहा है, लेकिन ऐसा आत्मा में क्या है इसमें हम झांकने की कोशिश नहीं करते। एक्चुअली में सर, भारत के संविधान का जो भाग 3 है वो है मौलिक अधिकार जी। और इन मौलिक अधिकारों में आज के दिन 6 मौलिक अधिकार है। अगर डॉक्टर अंबेडकर साहब संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं, तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये है कि भारत के संविधान को हम लोग सामाजिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र का डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो ये जो मौलिक अधिकार नागरिकों को जो दिए गए, इन मौलिक अधिकारों की आप रक्षा कैसे करोगे? जी बिल्कुल, क्योंकि आप एक हाथ से तो बहुत कुछ दे देते हो, लेकिन दूसरे हाथ से उसकी रक्षा का प्रावधान भी होना चाहिए। अच्छी अच्छी बातें लिख देने मात्र से संविधान के उद्देश्य पूरे नहीं हो सकते। जवाबदारी तय कर दी, जवाबदारिता अनुच्छेद 32 के माध्यम से तय की जाती है। तो इसलिए उसे भारतीय संविधान, जैसे पहले आप देखिए लोक सेवाओं की प्रदान की गारंटी का एक एक्ट आया था गहलोत साहब के पिछले शासन में,
तो एक अच्छा प्रयास था, लेकिन वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हो, उस खुद की गारंटी नहीं रही, आप ये देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आर्टिकल 32 में चूंकि चीजें न्यायपालिका के हाथ में हैं, तो अभी भी जनता के पास ये अवसर रहता है कि वो अगर उसके हक का, उसके हित का, उसके जीवन का, उसकी स्वतंत्रता का, उसकी समानता का किसी तरह से हनन होता है, तो वो निश्चित तौर पर मदद ले सकता है। तो मैं सर आपसे ये जानना चाहूंगा, किस तरह के प्रयास आप कर रहे हैं राजनीति शास्त्र के व्याख्याता, प्रवक्ता होते हुए, कि लोगों में अवेयरनेस आए, साधारण भाषाओं में आप कोशिश कर रहे हैं, स्थानीय भाषा में कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में प्लीज आप बताएं। सर, हमने इसके लिए दो बड़े प्रयास किए और मुझे लगता है कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जो जोधपुर है, उसे इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए कि 75 साल में भारत के संवैधानिक इतिहास में जो चीज़ नहीं हुई है वो हमारी यूनिवर्सिटी के थ्रू हुई है। बहुत अच्छा। हमारा विश्वविद्यालय में नेहरू स्टडी सेंटर है और जिस डिपार्टमेंट में मैं काम करता हूँ, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, इन दोनों के जॉइंट वेंचर के रूप में हम लोगों ने संविधान सभा की जो बहस है उस बहस को हूबहू लोगों के सामने रखने का प्रयास किया। अच्छा। संविधान सभा के सर 12 अधिवेशन हुए, किस सदस्य ने क्या बोला, किसने कौन सा प्रस्ताव रखा, किस सदस्य के क्या विचार उस पर थे, एज इट इज हम लोग बता रहे हैं। अब तक हम लोगों ने संविधान सभा के 5 सत्रों पर चर्चा कर ली, लगभग 70 से 72 घंटे की यह चर्चा यूट्यूब पर उपलब्ध है। तो न्यायपालिका भी जब हमारा संविधान का इंटरप्रिटेशन करती है तो वो संविधान सभा की बहस का सहारा लेती है। बिल्कुल। तो आम जनता को ये मालूम पड़ रहा है कि हमारे संविधान सभा के मेंबर्स संविधान के बारे में क्या विचार रखते थे। एक प्रयास तो सर हमने ये किया। बहुत ही अच्छा। लेकिन सर ये जो भी बातें हम लोगों ने करी है वो सब हिंदी में करी है। मुझे ऐसा इस दौरान महसूस हुआ कि जो हमारे गांव और जो ढाणी में जो लोग बैठे हैं उन्हें पीपल ऑफ इंडिया, हाँ बिल्कुल, जो गांव और ढाणी में जो लोग बैठे हैं उनको तो संविधान की जानकारी नहीं है। और सर मैंने ये महसूस किया है कि कानून की जानकारी नहीं होना, संविधान की जानकारी नहीं होना एक बहुत बड़ा कारण अपराधों का है। अपराधों का जो ये ग्राफ अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग इस वजह से अनजाने में अपराध उनके हाथों से हो जाता है क्योंकि उन्हें कानून की जानकारी नहीं है, संविधान की जानकारी नहीं है। बिल्कुल। तो हम लोगों ने सबसे पहले काम ये किया कि भारत का जो संविधान है उस संविधान को सरल भाषा में कैसे लोगों के सामने लाया जाए। इसके लिए हमने राजस्थानी भाषा में भारत के संविधान के जो महत्वपूर्ण जो प्रोविजंस है उसको हमने लोगों को बताना शुरू कर दिया। लगभग 25-27 एपिसोड हमने बनाए, 5-5, 7-7 मिनट के ये एपिसोड बनते हैं। आपको जानकर बड़ा अच्छा लगेगा कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है और राज्यसभा के चुनाव की प्रक्रिया क्या है, महाअभियोग क्या होता है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाने की विधि क्या है। ये जो कठिन जो बातें हैं, पॉलिटिकल साइंस का जो स्टूडेंट है उसको भी ढंग से समझ में नहीं आता है कि इम्पीचमेंट जो शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है उसका क्या मतलब है और जजेस के लिए जो इम्पीचमेंट है उसका क्या मतलब। हमने उन्हें सारा राजस्थानी भाषा में रखना शुरू कर दिया। अच्छा। स्थानीय भाषा में। जी। उद्देश्य सर साफ है कि संविधान जो एक एलिट डॉक्यूमेंट है उसे मास डॉक्यूमेंट बनाना, ये उद्देश्य को लेकर बहुत अच्छा है। आप देखेंगे कि जिस तरह से अपराध होता है, आपने जैसे जिक्र किया, किसी गांव के व्यक्ति के साथ अगर अपराध होता है तो वो अपनी भाषा में पुलिस के अधिकारी को बताता है कि मेरे साथ ये क्राइम हुआ है। फिर पुलिस का अधिकारी उसको हिंदी में समझता है और बाद में उर्दू जो कि पुलिस की ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें लिखता है और कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी हो जाती है। तो अपराधी फायदा उठा लेता है इसका कि 100 अपराधी छूट जाए, एक निर्दोष को सजा नहीं हो। तो इसके चक्कर में आप जो ये प्रयास कर रहे हैं बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं सर। और इसको आप लगातार करते रहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो हम आगे चलते हैं। राजस्थान जो प्रदेश है इसमें आपका जोधपुर में जो विश्वविद्यालय है, तो दूसरे विश्वविद्यालयों में कोई इस तरह के प्रयास या ऐसा कुछ? सर निसंदेह कोई प्रयास तो कर ही रहे होंगे, बिल्कुल, पर मुझे इसकी कोई जानकारी, क्योंकि आप जोधपुर वाली उसमें कर लोगे मारवाड़ी में, ठीक है, लेकिन फिर मेवाड़ में जाते ही अलग स्थिति हो जाएगी भाषा की, लहजे की, बीकानेर में अलग हो जाएगी, इधर हाड़ौती में अलग हो जाएगी, फिर जयपुर में अलग हो जाएगी, ढूंढाड़ी में। सर इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपने जो बात कही है मैंने इस बात को पहले से एज्यूम किया था, इसलिए मैंने राजस्थानी भाषा की बात करी है। आप राजस्थानी भाषा के लिए भी खूब काम कर रहे हैं, मतलब? बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए। उसके पीछे कारण यही है, बहुत जल्दी से पहले हम लोग इस तरह की बात नहीं करते थे, क्योंकि मैं कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करता हूँ तो वो अंग्रेजी में लिखा हुआ है और हम लोग जिस पट्टी से आते हैं वहाँ ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं इंस्टीट्यूशंस में। हम लोगों ने इस बात को जल्दी से महसूस कर लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है जब लोगों को आम भाषा में उनकी जो भाषा लोगों को समझ में आए, बिल्कुल समझ में आए, बिल्कुल समझ में आए। तो इसी को लेकर प्रयास करें। कोई भी विषय जब तक ग्राह्य नहीं होगा, बिल्कुल सर, बिल्कुल,
तो सर बिल्कुल हम इस बात को जानते हैं कि अगर मारवाड़ी में बात करेंगे तो मेवाड़ी वाले को समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम राजस्थानी भाषा को लेकर बात कर रहे हैं। हम राजस्थानी भाषा में संविधान की बात कर रहे हैं, हो सकता है उसमें थोड़ा मारवाड़ी का लहजा हो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि आज अगर मारवाड़ से ये बात स्टार्ट हुई है तो कोई मेवाड़ से भी आएगा, कोई ढूंढार से भी आएगा, कोई हाड़ौती से भी आएगा, और इस तरह से स्थानीय भाषा में भारत का संविधान अगर आने लग जाएगा तो जो हमारा उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। कोई भी कर सकता है, तो ओपन सोर्स है जी बिल्कुल, और करना ही चाहिए। जैसे कई लोग यूट्यूब पे रील्स बनाते हैं, तो क्यों नहीं कॉन्स्टिट्यूशन पे बनाई जाए। आज हम 75 साल कॉन्स्टिट्यूशन के पूरे हो रहे हैं, तो इस पे अपन बात कर रहे हैं। जी सर, आपको क्या लगता है सर कि जो हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स हैं जी, इसमें संविधान और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में आपने जैसे बताया कि अच्छे लोग जाने चाहिए, तो बुरे लोग नहीं जाने चाहिए, इसके लिए एक बैरियर क्या और होना चाहिए? सर मैं फिर आपको एक बार संविधान सभा की ओर ले जाना चाहता हूँ। 24 जनवरी 1950 को जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब जो बोल रहे थे, तो उन्होंने संविधान की खूब सारी खूबसूरतियों पर चर्चा की, लेकिन सर उस दिन उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान में 2 कमियां मैं आज महसूस कर रहा हूँ जी, और 2 में से 1 कमी की ओर आपने संकेत किया है। उन्होंने 2 कमियों में पहली कमी ये बताया कि हम भारत का संविधान तो बना लिया, लेकिन संसद और राज्य विधानमंडल के जो सदस्य होंगे उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होगी उसको हम तय नहीं कर पाए, और उसकी जिम्मेदारी सर संसद पर छोड़ दी। और संसद ने इस प्रकार की कोई क्वालिफिकेशन रखी नहीं है, या अगर रखी है तो उसका ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया कि जो अपराधी टाइप के जो लोग हैं वो राजनीति में ना आए, या इस प्रकार के जो लोग जो लोकतंत्र में आस्था नहीं रखते वो ना आए। नेपोटिज्म बहुत सारी बातें हैं, वो जो फिल्टर है, शायद फिल्टर की जो जिम्मेदारी संसद की थी वो शायद पूरा नहीं हो पाया, और जिसकी ओर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उस दिन भी इशारा किया था। गहलोत साहब, संविधान में 73वें और 74वें जो संशोधन हैं जी, उसमें ग्राम पंचायतों को 29 जी और स्थानीय निकायों को 18 विभाग सौंपे जाने हैं, जिसमें शिक्षा है, जिसमें पंचायत राज से जुड़े हुए जो डिपार्टमेंट होने चाहिए, सिंचाई हो, बिजली हो, तो यह गांवों तक व्यवस्था पहुंचेगी, वहीं से संचालित हो सारी व्यवस्थाएं। इस आशय से भारत की संसद ने ये संशोधन किया जी, लेकिन आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। हमारे यहाँ पे अशोक गहलोत ने पहली सरकार के दूसरे कार्यकाल में ये दिया था, 5 विभाग दिए थे, बिल्कुल। अब और ज्यादा विभाग देने की बात आ नहीं रही है जी। तो क्या इसको कहाँ देखते हैं, इसके देने से क्या फर्क आएगा, और नहीं दे रहे हैं तो क्यों नहीं दे रहे हैं? सर संसद का काम था संविधान में संशोधन करना, और वो कर चुकी है जी। सर हमको ये नहीं बोलना चाहिए कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज ए सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट, ये राज्य सूची का विषय है, ये जिम्मेदारी राज्य विधानमंडल की है। 73वें संविधान जिसकी ओर आपने इशारा किया, 29 विषय या 74वां संशोधन जिसके तहत 18 विषय। सर चूंकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट राज्य सूची का विषय है, संसद ने संविधान में संशोधन करके उनके ऊपर मैंडेटरी प्रावधान नहीं किया, ये अनिवार्य रूप से ये सारे विषय इन निकायों को देने ही पड़ेंगे, ऐसा वो कर भी नहीं सकती थी क्योंकि संसद को ये पावर नहीं है, वो राज्य सूची का विषय है। संविधान राज्य को सीधा पावर देता है। एग्जैक्टली। हम सिक्किम में देखें तो वहां बहुत ज्यादा दे रखे हैं। तो ये अगर विषय अब तक नहीं दे पाए, जिसकी और आप भी इशारा करें, 18 विषय थे और अशोक जी की सरकार ने पिछली बार 5 विषय दिए तो 23 हुए, तो अभी भी 6 विषय बाकी पड़े, तो ये राज्य विधानमंडल की असफलता मानी जाएगी, हमारे संविधान की असफलता नहीं होगी। और न ही मैं सोचता हूं कि संसद ने इस संदर्भ में अपनी ड्यूटी में कोई कोताही बरती है। ये राज्य विधानमंडल क्यों नहीं दे रहे हैं? मतलब विभाग हाथ से निकल जाएंगे, एमएलए को फिर कौन पूछेगा अगर सरपंच के पास पावर आ गया तो? देखिए सर, इसमें कोई दो राय नहीं है, जितना जो रिसर्च हुआ है इसके ऊपर उसमें ये माना गया कि जो विधायक जो है उनको इस बात का तो डर है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब प्रधान आएंगे, जब नए मजबूत सरपंच आएंगे, मजबूत जिला प्रमुख आएंगे तो अगले चुनाव में वो टिकट मांगेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। फाइनेंशियल पावर सरपंचों के पास जो है, उसमें नरेगा आने के बाद सरपंच जो कि लिफ्ट लेते थे वो स्कॉर्पियो में घूम रहे हैं, सर विधायकों को उससे भी दिक्कत है, तो निश्चित तौर पे इतने ज्यादा विभाग मिलेंगे तो सरपंच और ज्यादा मजबूत होगा जी। इसमें राज्य विधानमंडलों को इनिशिएट करना पड़ेगा और मैं सोचता हूँ कि अगर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का सही ढंग से पार्ट जो है वो हमारे विधायकों को अगर ढंग से बताया जाए कि इससे हमारा डेमोक्रेसी जो है उसको स्ट्रेंथन मिलती है, उसको मजबूती मिलती है, तो मेरे हिसाब से तो हम आगे बढ़ते हुए इस पे ये जानना चाहेंगे कि सर किस तरह के और उपाय स्कूल लेवल पे और निचली शिक्षा व्यवस्था में, क्योंकि बहुत क्लिष्टता वाली बात तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कहानियों के माध्यम से, इनके माध्यम से किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। सर मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि जिस तरह से हम लोगों ने स्कूल्स में
अनिवार्य हिंदी करा है, पर्यावरण का पेपर अनिवार्य किया हमने, कंप्यूटर का पेपर अनिवार्य किया। मुझे लगता है कि सबसे पहला प्रयास तो हमको ये करना चाहिए कि हमें एक नया पेपर लॉन्च करना चाहिए जिसमें डेमोक्रेसी का पार्ट हो, जिसमें विधि का शासन का पार्ट हो, जिसमें हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में जो योगदान जिन लोगों ने किया है उन लोगों का अगर उल्लेख हो। और ये बियॉन्ड द स्ट्रीम है, ये किसी भी, चाहे आर्ट्स का विद्यार्थी हो, चाहे कॉमर्स का विद्यार्थी हो, चाहे साइंस का विद्यार्थी हो। दूसरा इतिहास को भी पढ़ें, अगर हम इतिहास को भी पढ़ें तो उसमें भी तलवारों वाला इतिहास ज्यादा उल्लेखित है कलम वाले इतिहास की बजाय। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। तो इन सारी चीज़ों को जुड़ा जाना चाहिए एक सर। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो विश्वविद्यालय है या जो हमारे हायर एजुकेशन है उसमें एक पेपर अनिवार्य रूप से कॉन्स्टिट्यूशन का जोड़ दिया जाना चाहिए। आप उसको ऑब्जेक्टिव टाइप से 100 प्रश्न दे सकते हैं। आप अभी जैसे कंप्यूटर और पर्यावरण का पेपर रखते हैं, उसमें आपको पासिंग मार्क्स लाने होते हैं और 3 साल में आपको करना होता है। तो आप इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर भी लॉन्च कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि संविधान की जानकारी आज इंजीनियरिंग के विद्यार्थी को या मेडिकल के विद्यार्थी को भी अगर होगी तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। तो ये थे प्रोफेसर दिनेश गहलोत, जो कि राजस्थान के जोधपुर स्थित जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और संविधान के विषय पर बहुत ही प्रभावी काम कर रहे हैं। नव जागरण जिसको कह सकते हैं, स्थानीय भाषा में, स्थानीय अंदाज में संविधान को हम कैसे समझें। संविधान वो पुस्तक जो 75 साल से इस देश को चला रही है। तो संविधान दिवस के इस अवसर पर हम दिनेश जी का इस बातचीत के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और लगातार इन विषयों पर अपन फिर कभी जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।